सुहेब हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। जी बेटा, चैप्टर नंबर 2 का आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका टाइटल है टॉर्क। टॉर्क का जो वर्ड है आप ऑलरेडी 9th क्लास की फिजिक्स में देख चुके हैं, जहां हमने पढ़ा था कि इट इज अ रोटेटिंग इफेक्ट और टर्निंग इफेक्ट। ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी बॉडी के अंदर क्या पैदा करती है, रोटेशन पैदा करती है या घुमाव का असर पैदा करती है या घुमाने वाला या घूमने वाला असर पैदा करती है। तो यहाँ भी इसकी डेफिनेशन कुछ इसी से मिलती जुलती है। तो टॉर्क, इसका जो सिंबल है ये टॉ, इसको टॉ पढ़ा जाता है, TAU ने टॉ इसको लिख के भी दिखाया हुआ है। इसकी जो डेफिनेशन है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। यानी कि ये एक टर्निंग इफेक्ट है किसी फोर्स का जो कि एक एक्सिस के अबाउट बॉडी पे लगने वाली फोर्स पैदा करेगी, राइट। इसके लिए कंडीशन क्या है, बॉडी का रोटेटेबल होना जरूरी है। अगर बॉडी रोटेटेबल नहीं है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि उस पे लगने वाली फोर्स उसके अंदर रोटेटिंग इफेक्ट पैदा कर ही नहीं सकती। तो उस बॉडी का किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना या रोटेट होने के काबिल होना जरूरी है, राइट। इसकी जो सेकंड डेफिनेशन है, इट इज अ मैथमेटिकल डेफिनेशन एंड दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड द अप्लाइड फोर्स। जी, क्रॉस प्रोडक्ट आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये मोमेंट आर्म और उस बॉडी पे लगने वाली फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है। तो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब कि आपके पास टॉर्क क्या है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसको हम आगे चल के देखेंगे, राइट। जी बेटा, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन के मुताबिक इट इज R क्रॉस F। R जो है ये मूवमेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। ये अप्लाइड फोर्स है जो बॉडी पे लग रही होगी, जिसकी वजह से उस बॉडी के अंदर रोटेटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा होगा या टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा होगा। अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट के मुताबिक RF sin थीटा और ये n कैप आपके पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि टॉर्क की डायरेक्शन में होगा। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इट इज n कैप, राइट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसको हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। वही राइट हैंड रूल जो कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट के केस के अंदर स्टडी किया था, राइट। जी बेटा, इसका जो यूनिट होगा आपको पता है, मोमेंट आर्म एक डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस है तो उसको मीटर में, और अगर फोर्स है तो फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है। तो इसके मुताबिक इसका जो यूनिट बनेगा, इट इज न्यूटन मीटर, राइट। इसको हम जाउल नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको ये पता होना चाहिए कि ये न्यूटन मीटर है, राइट। इसका यूनिट न्यूटन मीटर है। जी बेटा, अब हम देख रहे थे ये जो मोमेंट आर्म मैंने आपको बताया, ये मोमेंट आर्म होता क्या है। 9th क्लास में आप जान चुके हैं कि मोमेंट आर्म क्या चीज है। मोमेंट आर्म ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या एक डिस्प्लेसमेंट है किस किस के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान। एक वो पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स लग रही है और दूसरा वो पॉइंट जिसके बॉडी ने घूमना है, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ दैट बॉडी। तो वहां तक का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट। तो यहां मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। वो पॉइंट जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वहां से लेकर वो पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी ने घूमना है, उन दोनों पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इट इज नोन एज व्हाट, इट इज मोमेंट आर्म। और ये डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। जी बेटा, आगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या चीज है, ये वो डायरेक्शन है जिसके अंदर फोर्स क्या कर रही होती है, उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है। The direction in which the force is acting upon that body is known as line of action of force, right? जी, rigid body, इसके अंदर आप कोई अगर बॉडी ले रहे हैं, अगर उसको हम कह रहे हैं कि वो रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है कि अगर उस बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा की जाए या उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए, उस बॉडी में मूवमेंट की वजह से उस बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका दरमियानी फासला अगर आपस में तब्दील नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है। तो इसकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, अ बॉडी ऑन व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट बाय अप्लाइंग फोर्स। अगर उस बॉडी के ऊपर दो पॉइंट्स मौजूद हैं तो मूवमेंट के दौरान या फोर्स के लगने के दौरान अगर उस बॉडी के दोनों पॉइंट्स का दरमियानी फासला या उस बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते, इन दैट केस हम कहेंगे कि वो एक रिजिड बॉडी है, राइट। तो ये तो थी रिजिड बॉडी की डेफिनेशन, चूंकि हम इस टॉपिक के अंदर इसको प्रूव करने के लिए रिजिड बॉडी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, राइट।
तो अब हम देखेंगे कि आपके पास जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर हम रिजिड बॉडी को सपोज करने जा रहे हैं कि एक हमारे पास लेट्स सपोज रिजिड बॉडी है जो कि इरेगुलर शेप की, जो कि मैंने यहाँ रिप्रेजेंट की हुई आपके सामने, उसके ऊपर एक पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है और वो पॉइंट P है, राइट। और ये बॉडी को एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर क्या किया गया है, एक्सिस दिया गया है, यानी कि ये पॉइंट वो पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी रोटेटेबल। मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी रोटेटेबल नहीं है तो वहां कभी भी टॉर्क नहीं पैदा हो सकता, राइट। तो यहाँ ये पॉइंट O जो है ये वो पॉइंट है जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं या टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं। इट मींस ये पॉइंट आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और वो पॉइंट जहां फोर्स लग रही है इट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इन दोनों पॉइंट्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं वो मोमेंट आर्म के बराबर है, जिसको r से स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उसके ऊपर एरो साइन लगा हुआ है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। अब जरा गौर कीजिएगा, ये पॉइंट P वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये रेड कलर का जो एरो आपको नजर आ रहा है ये फोर्स के वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, राइट। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फाइंड करने जा रहे हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क फाइंड करने जा रहे हैं तो r को फर्स्ट और f को मुझे सेकंड वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं r को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करूंगा और फोर्स को सेकंड वेक्टर कंसीडर करूंगा, इन दैट केस आपके पास क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा और उस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव टॉर्क का नाम भी देते हैं कि वो पॉजिटिव टॉर्क है। अब ये किस तरह से पैदा होगा, ये आपके पास r है और ये आपके पास f है। तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लें या डॉट लें, आपको पता है पहला स्टेप क्या होता है, दोनों वेक्टर्स की टेल्स को आपस में ज्वाइन करना है। अगर मैं r की जो आपके पास वेक्टर की फॉर्म है वो कुछ इस तरह से लूं, ये आपके पास लेट्स सपोज r है और ये लेट्स सपोज आपके पास f है, और अगर मैं इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाऊं वही क्रॉस प्रोडक्ट वाला राइट हैंड रूल, तो r की टेल को मुझे क्या करना पड़ेगा, f की टेल के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ये आपके पास फोर्स है और ये आपके पास मोमेंट आर्म है कुछ इस डायरेक्शन में, राइट। तो r क्रॉस f करूंगा तो मेरे पास राइट हैंड रूल क्या होगा, इरेक्टेड थंब के साथ मैं अपनी कर्लिंग फिंगर को r वेक्टर से f वेक्टर तक रोटेट करवाऊंगा, यानी कि फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ। तो मेरे पास इरेक्टेड थंब किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड, यानी आपके पास जो बॉडी है अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी वो ऊपर की तरफ आएगी, अपवर्ड आएगी और वर्टिकली अपवर्ड आएगी। जब भी आप बोतल के ढक्कन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपके वो बोतल के ढक्कन की जो ज्यूलिंग है वो इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक है, वो ज्यूलिंग ऐसी है कि जब भी आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं वो ढक्कन खुलने के बाद ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि उस वक्त टॉप की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होती है, आपका ढक्कन खुल जाता है। जब भी आप किसी नट या बोल्ट या पेच को खोल रहे होते हैं, इन दैट केस आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है या आपके पास स्पैनर होता है, उसको भी आप क्या करते हैं, उसको आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो ओपन हो जाता है या लूज हो जाता है। अगर आप उसको टाइट करें तो आप उसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वो कैसे होगा उसको आगे चलते देखते हैं, राइट जी बेटा। तो यहां से मुझे जो डायरेक्शन है मूवमेंट की वो कैसी नजर आ रही है, वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है और टॉप किस तरफ है, अपवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करूंगा तो जो चीजें टाइट हैं इंटरनेशनली, अब उसकी ज्यूलिंग ऐसी होती है कि उसको हम अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो वो ओपन हो जाती है, यानी कि वो बोतल का ढक्कन जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे वो बाहर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, और वो खुल जाएगा, राइट जी बेटा। ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की बात की जिसमें मैंने r क्रॉस f की बात की, और आपको पता है f सेकंड वेक्टर है और जो आपके पास कंपोनेंट लिया जाता है वो हमेशा सेकंड वेक्टर का लिया जाता है। तो यहाँ मैंने जो साइन थीटा है वो f के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये जो n कैप है राइट हैंड रूल के मुताबिक टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब मैंने यहाँ नीचे वही बात लिखी हुई जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको पॉजिटिव टॉर्क भी कहते हैं, राइट बेटा। अब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज टॉर्क की। क्लॉकवाइज टॉर्क में आपको पता है कि अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो वेक्टर की प्लेसमेंट चेंज हो जाती है। आपको पता है ना कि a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर मैं नेगेटिव साइन लगा दूं साथ, a क्रॉस b विल बी इक्वल टू माइनस b क्रॉस a और दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपके पास r क्रॉस f f क्रॉस r के बराबर नहीं हो सकता, तो f क्रॉस r आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क है। f को अगर मैं फर्स्ट वेक्टर और r को सेकंड वेक्टर लूं तो मुझे सेकंड वेक्टर के क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ ये जो r आपके पास वेक्टर है ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक वाला, इसको मैंने इसके कंपोनेंट्स में क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया और f को उठा के इसकी टेल के साथ पुट कर दिया। ये आपके पास फोर्स का वेक्टर है और ये मैंने डॉटेड लाइन जो शो की हुई है ये r के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये एंगल थीटा था तो यहाँ ये एंगल थीटा होगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये r sin थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा और ये r cos ऑफ थीटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। अब
ये जो दोनों कंपोनेंट्स इसमें से कौन सा कंपोनेंट r का होगा जो टॉर्क के लिए रिस्पांसिबल होगा? दैट कंपोनेंट व्हिच विल बी परपेंडिकुलर टू द फोर्स। फोर्स के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? इट इज r sin of theta। सो r sin of theta will be the component which is responsible for the rotation of that body जिसके ऊपर ये फोर्स लग रही है। तो आपके पास ये टॉर्क कैसा होगा? ये टॉर्क आपके पास क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव टॉर्क कंसीडर किया जाता है, और किसी भी बॉडी में अगर क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करें राइट हैंड रूल के मुताबिक वो डाउनवर्ड मूव करेगी। इसी तरह से अगर आपने बॉटल के ढक्कन को टाइट करना है तो आप उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाने से वो नीचे की तरफ जाएगा और वो टाइट हो जाएगा। और यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आपके पास ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर मैं R और F को रोटेट करूं, ये आपके पास F है, ये आपके पास R है। अगर मैं R को F की तरफ रोटेट करवाऊं तो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा था। अगर मैं F को R की तरफ रोटेट करवाऊं तो अंगूठा मेरा डाउनवर्ड जा रहा है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो रहा है। और आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन नॉर्मली इनटू द बोर्ड आ रही है, तो दोनों की डायरेक्शन आपस में डिफरेंट हो जाएगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं? आप टॉर्क की डायरेक्शन का आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क है तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। ये आपकी बुक में स्टेटमेंट्स लिखे, ठीक है बेटा। अगर दोनों टॉर्क्स को आप बराबर लिखना चाहते हैं तो आप उसी क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के मुताबिक a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, तो यहाँ क्या कर सकते हैं? r क्रॉस f इज इक्वल टू माइनस f क्रॉस r, दोनों को आप इक्वल लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, उसके साथ साथ नेगेटिव लगाने से डायरेक्शन भी बराबर हो जाएगी, सो हम दोनों को इक्वल लिख पाएंगे। जी बेटा, आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।